कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। दिसंबर महीना हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जो जातक हैं इनके लिए कैसे रहेगा। पहले गोचर की व्यवस्था समझ लेते हैं ग्रहों के निमित्त। 15 दिसंबर से सूर्यदेव आ जाएंगे धनु राशि पर और फिर आगे जाके 14 जनवरी तक 2025 तक बने रहेंगे। मंगल देव जो है अभी कर्क राशि में नीच प्रभावी ही चलेंगे और 7 तारीख से 7 दिसंबर से ये 80 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में भी आ जाएंगे। बुध देव भी जो है अभी वृश्चिक राशि में ही बने रहेंगे और 12 दिसंबर को अष्ट प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और 16 दिसंबर को ये वक्री प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। बृहस्पति देव भी वक्री बने रहेंगे और आगे चल के 4 फरवरी 2025 पर ये मार्गी होंगे पुनः। शुक्र बाबा का बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 2 दिन जो है धनु राशि पर रहेंगे, 2 तारीख से मकर राशि पे आ जाएंगे, 28 दिसंबर से फिर ये कुंभ राशि पे आ जाएंगे। शनि बाबा के साथ आके बैठ जाएंगे। शुक्र शनि का जो मेल होता है अथाह लक्ष्मी देने वाला होता है, लेकिन कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है, नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है, यानी दिमाग चलाना पड़ता है। एक आदत की, हाँ मुझे मेरा कार्य निकालना आता है अच्छी और उत्तम मीठी वाणी के माध्यम से, तो है ये शुक्र शनि का मेल, बड़ा आशीर्वाद देता है। अड़ के बैठ जाओगे फिर कुछ नहीं हो पाता। शनि बाबा भी कुंभ राशि बने रहेंगे। आगे चल के अगले वर्ष 29 मार्च को 2025 में फिर ये मीन राशि पे जाएंगे। राहु बाबा भी अभी बैठे रहेंगे मीन राशि पे ही और केतु बाबा भी कन्या राशि में बने रहेंगे। चलिए अब इसका प्रभाव समझते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव आधे महीने तक बैठे हुए हैं आपके सुख स्थान पर। थोड़ा सा सुख स्थान को जलाते भी हैं क्योंकि जहाँ बैठते हैं थोड़ा बर्न भी करते हैं, हीट जाती है वहाँ पर। अब आ जाएंगे आपके त्रिकोण भाव पे, शुभ त्रिकोण भाव पे, लेकिन राशि है 9 नंबर, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी सारी एक्सेसिव जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। 8 नंबर साइन जो है मंगल का वो भी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वह एब्जॉर्ब करके टक्कर बहुत ज़्यादा मारता है। समझे आप मेरी बात का मतलब। प्रार्थना क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना यह कर रहा हूँ कि आधा महीने तक इस बात से थोड़ा सा बचिएगा कि हमारे को किसी भी जातक से प्रतिशोध लेना है या उस जातक ने हमारे साथ ऐसा करा, वो एक दिन ऐसा आएगा उसको भी पता लगेगा। उस प्रभाव से मुक्त आ जाइए। आप सिर्फ ये देखिए कि जो कर रहा है कर्म उसके साथ आएंगे ही आएंगे, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, तो यह जो सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। यानी कि आधे महीने के पश्चात सूर्यदेव के आशीर्वाद से, राशि परिवर्तन से, धनु राशि में जाने से आपका सर्व लाभ स्थान खुल कर आपको लाभ का आशीर्वाद देगा। प्रार्थना रहेगी। और वैसे भी जो अगला वर्ष है यह आपके ढैया काल इसमें शुरू हो जाएगा शनि बाबा का, तो बहुत सारी सतर्कता आपको बना के रखने। कोई भी ऐसा बीज हमारे को ज़मीन में नहीं डालना है कि जिसको फिर हम इनकार कर दें कि ना तो बीज हमारा था ना हम इन फलों को स्वीकार करेंगे। कर्म के जो बीज हैं फिर आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। जो बोता है फिर वही काटता है। ये प्रार्थना रहेगी। थोड़ा मैच्योरिटी से काम लीजिएगा। अब इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो मंगल देव के ऊपर जब आते हैं, मंगल देव नीच प्रभावी तो रहेंगे लेकिन साथ में वक्री भी हो जाएंगे। दिसंबर माह से 80 दिनों के लिए फिर वक्री रहेंगे। मंगल देव और बुध देव एक ऐसे ग्रह हैं जब भी ये वक्री होते हैं या आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं या जुड़े हुए होते हैं राशि के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, मतलब घरों के माध्यम से, अगर जातक परिश्रम नहीं करता है, एक जगह टिक के बैठ जाता है, तो काम तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में वहाँ पर नेगेटिव राहु बनने लग जाता है। नेगेटिव राहु क्या करता है? नेगेटिव राहु व्यर्थ में गुस्सा करवाता है। कोई बात जो है सीधे तरीके से कही जा सकती है, वहाँ पर भी जातक बड़ी तेज आवाज़ में बात करने लग जाता है। जातक को ये लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, कोई सुधरेगा नहीं, लेकिन अपनी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख पाता। ये प्रार्थना रहेगी ये किस कारण से हो रहा है। नेगेटिव राहु वहाँ पर बन रहा है जहाँ पर शारीरिक परिश्रम नहीं हो रहा है। तो प्रार्थना रहेगी मंगल देव को मजबूती प्रदान करने के लिए शारीरिक परिश्रम करिएगा, सैर पे जाइएगा, सुबह सुबह घूमने जाइएगा,
जितना शरीर को चलाएंगे, टाइम निकालेंगे अपने शरीर के लिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, उतना ज़्यादा मंगलदेव की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा गुस्सा लेके आ रही है, उससे बाहर आ जाओगे। उससे बहुत सारे काम आपके बिगड़ रहे हैं। आपकी जो हर विषय पे एक जो अलग प्रकार से सोच आ जाती है कि इस ढंग से मैं देख रहा हूँ, देखो ये चीज़ कितनी गलत है, आप ऐसा कैसे कर रहे हो। बहुत तेज़ी से आक्रोश में जो आ जाते हो, वो सारी चीज़ें बैलेंस होने लग जाएगी। वो आक्रोश मंगलदेव के कारण नहीं है, वहाँ पर नेगेटिव राहु उत्पन्न हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बुधदेव के संदर्भ में। बेशक आधे महीने तक ये वक्री से और प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, लेकिन बैठे हुए हैं। साइन जो है वह 8 नंबर है, मंगलदेव का साइन है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर एक जगह टिक के बैठ गए हो, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, व्यवस्थाओं से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, तो प्रार्थना रहेगी बाहर निकलेगा। और बहुत ज़्यादा उपायों के चक्कर मत पड़िएगा। जो उपाय जिस तरीके से काम करता है, वह उस तरीके से अगर काम में लेते हो तो ही सार्थक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जहाँ पर शारीरिक परिश्रम है, वहाँ पर कोई भी ये चीज़ जल प्रवाह कर दो, या ये वाला रत्न पहन लो, या ये वाले मंत्र का जाप कर लो, उससे बाहर निकलने में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। उपाय तो काम करते ही है, लेकिन जहाँ पर मेहनत का विषय है कि ये ऊर्जा अटकी पड़ी है, शरीर को थोड़ा सा चलाइए, बाहर निकालिए। और आपकी ये पर्सनैलिटी नहीं है, आप तो सिंह राशि के जातक हो। राजाओं की थोड़ी इस प्रकार का व्यवहार होता है, वो तो क्षमा भी करते हैं। और खैर इसी बात से थोड़ा सा उनको प्रभाव भी देखने को मिलता है, धोखा भी देखने को मिलता है। तो ये प्रार्थना रहेगी, बुध और मंगल को ठीक कर लीजिए, एक्स्ट्रा एनर्जीज को बाहर निकाल दीजिए। गुरुदेव के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, गुरुदेव सम्मुख बैठे हुए हैं, बेशक वक्री हैं। कर्म क्षेत्र को ठीक वही जातक कर पाएगा जिसको ये समझ में आएगा कि कर्म क्षेत्र पर अब बहुत अधिक बुद्धि से मुझे काम लेना है, और उसका सीधा प्रभाव मेरे पूरे के पूरे घर का जो मंडल है, एक एक जो मेंबर है, उसके ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। मेरी जो परफॉर्मेंस है वह इसलिए डाउन पड़ी है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि यह दिमागी क्षेत्र है, यहाँ पर मेरे को बार बार क्या हो जाता है। मैं हृदय से काम ले लेता हूँ, हृदय का क्षेत्र है, वहाँ पर मुझे क्या हो जाता है, मैं दिमाग से कार्य ले लेता हूँ। दोनों जो उपाय करोगे बुध और मंगल के, जो मैंने प्रार्थना करी, शरीर को चलाइए, उससे बृहस्पति देव के पास शनि देव की बड़ी अच्छी बैलेंस ऊर्जा आने लग जाएगी, क्योंकि वो सीधे हो चुके हैं। नवंबर में वो सीधे हो चुके हैं शनि बाबा, वो आने लग जाएगी। तो आपको लगेगा कि ये कार्य तो इतनी आसान युक्ति से हो सकता था, मैं व्यर्थ में अपने कर्म क्षेत्र को लेकर परेशान हूँ कि मेरा कर्म क्षेत्र ना स्टेबल नहीं हो पा रहा है, और स्टेबल नहीं होने के कारण मेरा भविष्य में मेरा क्या होगा उसके प्रति मेरी चिंता बनी हुई है। ध्यान रखिएगा। अब शुक्र बाबा को समझते हैं। एक प्रार्थना है, चेतावनी के रूप में समझिएगा। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत अधिक जोश भी पैदा करते हैं और आकर्षण भी पैदा करते हैं, लेकिन आकर्षण जो होता है वह परमानेंट भी हो सकता है अगर वो व्यर्थ का ना हो। समझे आप मेरी बात को। आपके जीवन में किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष आकर्षण होगा ही होगा, क्योंकि ये मकर राशि पे जा रहे हैं और ये छठे सेक्शन में पड़ती है आपकी। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से संगत प्रभावित होगी ही होगी, लेकिन यह जैसे ही शनि बाबा के पास पहुंचेंगे महीने के एंड में, वो भ्रम है अगर टूट जाएगा, और अगर भ्रम नहीं है, आपका किसी भी जातक के साथ रिश्ता जो है वो प्रेम पे आधारित है, और आप अपने रिश्ते को देख रहे हो कि स्थायी रूप से यानी विवाह सूत्र में बंधने की जो प्लानिंग है वह भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण। और उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चेतावनी रूप में आप स्वीकार करिएगा कि आपका अच्छा भला सूत्र बंधा हुआ है, उससे घर से बाहर भी आपकी दृष्टि ग्रह करवा सकते हैं। तो प्रार्थना रहेगा, संकल्प की शक्ति होगी तो फिर भटकोगे नहीं, ये प्रार्थना रहेगी। शुक्र शनि का जो मेल है ये बहुत अधिक सुंदर रहेगा आपके कमाई के तरीके में, धन प्रवाह के जो सोर्स है उसमें, लेकिन यहाँ पर शनिदेव के माध्यम से ही शुक्रदेव को बल प्राप्त होगा। यानी दिमाग बहुत चलाना पड़ेगा, लेकिन पैसा बहुत आएगा। बगैर दिमाग चलाए नहीं आ पाएगा। शुक्र शनि हमेशा उत्तम मस्तिष्क के परिश्रम के आधार पर ही धन देते हैं। शनि बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, ये चीज़ समझ लीजिएगा, किसी ना किसी रूप में या तो अपने जीवन साथी को टाइम नहीं दे पाओगे,
या थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन शुक्रदेव यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, लाभ भी आपका जीवन साथी ही देगा। यानी कि आपका जीवन साथी हर हाल में ही आपके काम आएगा, बाहर वाला कोई काम नहीं आएगा। ये इस बात का भी समझ आपको आ जाएगी। राहु और केतु के संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा। केतु 2nd सेक्शन पे बैठे हुए हैं, राहु 8th सेक्शन पे बैठे हुए हैं। निचोड़ क्या है इन दोनों प्लैनेट्स का? निचोड़ क्या है? जब तक ये आगे मूव नहीं करते। आगे मूव करने का मतलब है 18 मई को फिर ये 2025 में ये आगे, यानी पीछे नहीं आते, एक घर पीछे आ जाएंगे। पीछे जाना ही इनका आगे होता है। कहीं पर भी आप अपनी किसी भी प्लानिंग को अगर उजागर कर देते हो और यह बोलते हो कि वह मेरा अपना है, तो आपके काम धंधे को टोक लगेगी ही लगेगी। यह है केतु और राहु का निचोड़। अगर आप बोलोगे ही नहीं, सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर एक थोड़ी सी कमी है, प्रार्थना रहेगी, विश्वास बहुत जल्दी करने के पश्चात यह मेरा अपना है, ये मेरे भाई समान है, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनसे ही तो कहा है, थोड़ा सा अभी गड़बड़ है। प्रार्थना रहेगी किसी से मत कहिएगा, आप जानो, आपका जीवन साथी है वह जाने, और आपका ईश्वर जाने, आपके गुरु तत्व जाने, आपके परम तत्व जाने, आपके इष्ट जाने। बस उनका आशीर्वाद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोल बोल के प्रकट मत करिएगा। धन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, इसलिए मैंने प्रार्थना करी कि दिमागी परिश्रम के माध्यम से बहुत अधिक धन आने के योग बन रहे हैं। तो ये महीना जो है, जाते जाता महीना एक बेस बना के जाएगा। और यही जो नीतियां हैं, यह जो ढैया जो काल है, इसमें बहुत काम आने वाली है। नीतियों के आधार पर ही मानसिक रूप से शनि बाबा जब भी ढैया 7.5 में आते हैं तो परेशान कर पाते हैं। नीतियाँ ठीक होंगी, यानी आदमी के कर्म ही ठीक होंगे, तो फिर किस बात का भय? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की चेतावनी को सम्मुख रख के चला जाता है कि यह जो मार्ग है इस पे बोर्ड लगा हुआ है कि इतनी गति रखनी है, बस यही जीवन क्षेत्र है, इसको ध्यान में बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम